गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बीकॉम थर्ड सेमिस्टर में मौद्रिक नीति इस टॉपिक पर बात करेंगे। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, जो मौद्रिक नीति किसी भी देश की सरकार और केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और देश का आर्थिक विकास निर्माण करने के लिए मौद्रिक नीति बनाना बहुत जरूरी होता है। जब भी मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा और भारत सरकार द्वारा, अपने देश में भारत सरकार द्वारा बनाई जाती है, तो उसमें उस देश की साख एवं मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति बड़ी आवश्यक होती है। और जिस व्यवहार में मौद्रिक नीति की घोषणा करने और उसका क्रियान्वयन करने के लिए केंद्रीय बैंक को जिम्मेदारी दी जाती है या रिजर्व बैंक को जिम्मेदारी दी जाती है। और केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए एवं विकास लाने के लिए मौद्रिक सिद्धांतों की व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए एक प्रक्रिया बनाती है, जिसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। मौद्रिक नीति आर्थिक नीति की वह दिशा है जिसमें कुछ निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रा एवं साख की मात्रा, उसके उपयोग तथा ब्याज दर को नियंत्रित करने के लिए उपाय किए जाते हैं। नहीं, सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक को जब मौद्रिक नीति बनाने की प्रक्रिया अमल में आनी पड़ती है, तब उस बैंक के ब्याज दरों की स्थिति क्या होगी, उसकी अवस्था क्या होगी, उस पर अध्ययन करना पड़ता है। तो हम यह जानते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था या वर्तमान अर्थव्यवस्था की विकास की गाड़ी अगर हमें चलानी है, दौड़ानी है, तो मुद्रा और साख ये उस आर्थिक विकास के पहिए हैं और मौद्रिक नीति चालक है। जब मौद्रिक नीति जितने स्पीड से दौड़ानी है, उतनी स्पीड से आर्थिक विकास की गति देश में बढ़ती जाती है। तो मौद्रिक नीति ड्राइवर का काम करती है। तो दो पहिए, जो मुद्रा और बैंक की साख, ये जो दो पहिए ये स्वतंत्र रूप से नहीं चलेंगे, वो संतुलित तरीके से स्पीडली, जितना स्पीडली दौड़ेंगे उतना आर्थिक विकास उस देश का होगा, और जितनी धीमी गति से वो पहिए चलेंगे उतना आर्थिक विकास कमजोर होगा। इस प्रक्रिया में हमें स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने के लिए मौद्रिक नीति की पटरी कैसी है, वो हमें ठीक से उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो मौद्रिक नीति के बारे में कई सारे विद्वानों ने अपना मत प्रकट किया है, अपना ओपिनियन दिया है, जिसमें H.G. जॉनसन कहते हैं कि मौद्रिक नीति के आशय से केंद्रीय बैंक की उस नीति से है जिसके द्वारा सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। देश के आर्थिक विकास करने के लिए मुद्रा नीति को नियंत्रित करने का कार्य मौद्रिक नीति करती है, ऐसा उनका मानना है। पॉल इंजिंग कहते हैं कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत उन सभी मौद्रिक निर्णयों एवं उपायों को शामिल किया जाता है जिसका उद्देश्य मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करना होता है। तो मुद्रा की नीति बनाने की प्रक्रिया देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने, जैसे कि सभी जीव अवस्था, जैसी कृषि अवस्था हो या कोई एजुकेशन सिस्टम हो, ऐसे कई सिस्टम को नियंत्रित और नियमित करने की प्रक्रिया
मुद्रा नीति पर आधारित है। इसके बारे में केंट, एक अर्थशास्त्री है, वो कहते हैं कि मौद्रिक नीति का आशय एक निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चलन का विस्तार और चलन का संकुचन करने की व्यवस्था होती है। इसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति निर्माण जब भी होती है अर्थव्यवस्था में, उस पर नियंत्रण और नियमन करने की प्रक्रिया मौद्रिक नीति करती है। तो इन परिभाषाओं से हमें मुद्रा नीति के कई प्रयोग, कई प्रक्रियाओं की कई सिस्टम हमें इसमें दिखाई देती है। तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा एवं साख की प्रबंधकीय व्यवस्था या व्यवस्थापकीय व्यवस्था में मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक दोनों ही उपायों को अपनाया जाना पड़ता है। लेकिन मौद्रिक नीति में प्रबंधकीय व्यवस्था मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए और नियमित करने के लिए किसी भी सरकार द्वारा निर्माण करना यह महत्वपूर्ण होता है, और ये जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की होती है। जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की होती है। इसके द्वारा हम मौद्रिक नीति के उद्देश्य और मौद्रिक नीति के महत्व क्या है, इस पर हम बात करेंगे। मौद्रिक नीति के उद्देश्य अथवा मौद्रिक नीति के लक्ष्य या महत्व। तो हमारे देश में कई सारी अवस्थाएं, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज हो या कई सारी आपत्तियां, या देश की अर्थव्यवस्था में जब भी विपत्ति का दौर आता है तो मौद्रिक नीति के माध्यम से ही वो प्रक्रिया को कंट्रोल करना पड़ता है और नियंत्रण करना पड़ता है। इसमें मौद्रिक नीति के लक्ष्य या मौद्रिक नीति के उद्देश्य इस प्रकार है। पहला लक्ष्य है मूल्यों में स्थिरता लाना, दूसरा लक्ष्य है पूर्ण रोजगार निर्माण करना, तीसरा लक्ष्य होता है विनिमय दर की स्थिरता निर्माण करना, चौथा लक्ष्य होता है आर्थिक विकास निर्माण करना, और पांचवा लक्ष्य होता है मुद्रा की तटस्थता निर्माण करना। इस प्रकार के उद्देश्य या लक्ष्य मौद्रिक नीति में होते हैं। तो पहला मुद्दा यह है कि मूल्यों में स्थिरता निर्माण करना, प्राइस स्टेबिलिटी निर्माण करना। तो मूल्यों में अस्थिरता से संपूर्ण जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। मूल्य में अस्थिरता से संपूर्ण जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, और जब इसका प्रभाव व्यापार, उद्योग, रोजगार, उत्पादन, लेनदार, देनदार इत्यादि पर जब भी पड़ता है तो मूल्यों में स्थिरता मौद्रिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य इसमें माना जाता है। मूल्यों में उच्चावचन, जब भी उच्चावचन होते हैं, जब भी फ्लैक्चुएशन आता है, मूल्यों में उच्चावचन होते हैं या क्राइसिस होता है, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार और मुद्रा का संकुचन इस स्थिति में आता है जिस अवस्था में अर्थव्यवस्था में उथल पुथल निर्माण हो जाती है। उसके द्वारा जब मूल्यों में स्थिरता कायम रहने के लिए समाज का न्याय और समाज के न्याय के साथ देश का विकास निर्माण करना, यह मौद्रिक नीति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो सरकार की जिम्मेदारी है। यह हम मूल्यों में स्थिरता निर्माण करने के लिए दीर्घकाल में जब भी मूल्यों में कोई परिवर्तन ही नहीं होता, तो मूल्यों में परिवर्तन के अनेक कारण होते हैं। जब उत्पादन में तकनीकी में परिवर्तन लाना, उत्पादनों के तकनीकी में परिवर्तन लाके, उत्पादन लागत में परिवर्तन लाके, या लोगों की रुचियों में परिवर्तन लाके, या मूल्यों में बाजार के रुख के साथ साथ बाजार में मूल्यों का परिवर्तन आवश्यक है। जब उत्पादन लागत में मामूली परिवर्तन से मूल्य में अधिक परिवर्तन उचित नहीं है। अर्थव्यवस्था में साधनों का
उचित आवंटन करने के लिए मूल्यों में डिफरेंशियल परिवर्तन, उसको भेदात्मक परिवर्तन आवश्यक होता है। सैमुअलसन इसके बारे में कहते हैं कि मुद्रास्फीति उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च स्तरीय रोजगार की प्राप्ति करना अत्यंत आवश्यक है। तो देश में जब उत्पादन की लागतें बढ़ेगी तो उत्पादन ज्यादा नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो बाजार में मूल्य समर्थन उतना नहीं मिलता, मूल्य पर परिवर्तन बड़े पैमाने में नहीं होता। तो एक नाराजी, कंज्यूमर्स की नाराजी होती है। बाजार में उपभोक्ताओं की मांग तेजी से बढ़नी चाहिए। जब रोजगार बढ़ता है तो मांग बढ़ेगी, रोजगार बढ़ता है तो उपभोक्ताओं की मांग बढ़ेगी, बाजार का रुख एक पॉजिटिव लेवल में आएगा। तो देश की उत्पादकता बड़ी मात्रा में निर्माण करने के लिए व्यापार उद्योग जगत के लोग बड़ी मात्रा में उत्पादन की पूर्ति निर्माण करेंगे। तो उसमें मांग और पूर्ति का एक संतुलन निर्माण करने के लिए मौद्रिक नीति काफी कारगर साबित होती है। स्थिर कीमत स्तर, यानी अर्थव्यवस्था में कीमतों में स्थिरता लाना, यह भी एक मौद्रिक नीति का कार्य होता है। और जब मौद्रिक नीति निर्माण करते समय कठिनाइयां आती है, कई सारी कठिनाइयों सरकार को या केंद्रीय बैंक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें कीमत स्तर में स्थिरता लाने के लिए थोक कीमतों में या फुटकर कीमतों में उपभोक्ता वस्तुओं के कीमत स्तर को, उत्पादन वस्तुओं के कीमत स्तर को, सापेक्ष कीमत स्तर या सामान्य कीमत स्तर को, इस संदर्भ में प्रोफेसर हॉम अपना मत प्रकट करते हैं कि उपयुक्त प्रश्नों का समाधान इस तरह से होना चाहिए कि उपभोक्ता वस्तुओं एवं मजदूरी के दरों में स्थिरता लानी चाहिए, लेकिन मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने की यदि आवश्यकता हो तो उतनी ही मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए जिससे उपभोक्ता मूल्य स्थिर रख सके। तो ये उपभोक्ताओं के पास रोजगार अगर होगा या उसकी आय में अगर बढ़ोतरी होगी तो वो सेलिंग बाइंग जो प्रोसेस है वो संतुलित प्रक्रियाओं में चलती रहेगी। तो इसमें नव प्रवर्तन, मुद्रा नीति करते समय नव प्रवर्तन निर्माण होना चाहिए। उत्पादन लागतें कम हो जाती है, जब भी उत्पादन लागतें कम हो जाती है तो मूल्य में स्थिरता की नीति अपनाने के लिए उत्पादकों को बहुत बड़ा लाभ होने लगता है और उपभोक्ताओं को हानि होने लगती है। तो इसके विपरीत जब उत्पादन का आयात, कच्चे माल का मूल्य बढ़ जाता है या उत्पादन लागत बढ़ जाती है तो मूल्य में स्थिरता के कारण उत्पादकों के लाभ में कमी होने लगती है। ऐसी परिस्थिति में कीमत में स्थिरता निर्माण करने की नीति अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक हो सकती है। तो कीमत स्थिरता या स्थिर कीमत नीति की समस्याओं को देखते हुए जो हेयक नाम के प्रोफेसर कहते हैं, उसका यह मानना है कि मूल्य में स्थिरता की धारणा एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था होती है और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था को अनुकूल अगर नहीं होती है तो अधिकांश अर्थशास्त्री स्थिर कीमत नीति के पक्षधर में रहते हैं। स्थिर कीमत नीति के पक्षधर में रहते हैं। इन अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि सुस्ती में सस्ती मुद्रा नीति और तेजी में महंगी मुद्रा नीति, यह नीति अपनाकर कीमत स्थिरता की
की प्रति जो चक्रीय किया जाता है, काउंटर साइक्लिकल सिस्टम में किया जाता है। कीमत स्तर में स्थिरता की मौद्रिक नीति का यह उद्देश्य है कि जितना मौद्रिक नीति में उपभोक्ताओं का आकर्षण बढ़ेगा, उतनी व्यवहार्यता उतनी तेजी से बढ़ेगी और मौद्रिक नीति की कठिनाइयां उतनी कमजोर होगी। इस तरह से मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने के लिए और नियमित करने के लिए मौद्रिक नीति की प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा या रिजर्व बैंक द्वारा निर्माण होती है। तो दूसरा उद्देश्य है, दूसरा लक्ष्य है पूर्ण रोजगार निर्माण करना। हम देखते हैं कि किसी दुनिया के किसी भी देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति निर्माण नहीं होती, भले ही वो कितना ही विकसित राष्ट्र हो, कितना ही विकसनशील राष्ट्र हो, पूर्ण रोजगार निर्माण की स्थिति कदापि ही नहीं मिलती। लेकिन सरकार, कोई भी किसी भी देश की सरकार हो, चाहे अल्प विकसित देश हो चाहे विकसित देश हो, देश की सरकारें पूर्ण रोजगार निर्माण करने की प्रक्रियाओं से ही वो अर्थव्यवस्था की जो मौद्रिक नीति उस टाइप में बनानी पड़ती है। बेरोजगारी किसी भी देश के लिए अभिशाप होती है, ऐसा हम मानते हैं, अभिशाप होती है। इससे गरीबी बढ़ती है तो समाज के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचती है। इसलिए वर्तमान समय में पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति का प्रधान उद्देश्य माना जाता है। और प्रश्न यह उठता है कि पूर्ण रोजगार किस स्थिति में बढ़ेगा? जब उत्पादकता का दौर तेजी से बढ़ेगा। मैंने पहले क्या कि मौद्रिक नीति एक ड्राइवर के रूप में काम करती है, तो मौद्रिक नीति को चलाने के लिए दो पहिए है, एक बैंक में साख और मुद्रा। इस दोनों पहिए को संतुलित रूप से अगर हम नहीं चला पाते, जिस बाजार की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई नियोजन की व्यवस्था को नियोजित, जो सरकारें कई भिन्न भिन्न प्रकार की नियोजन की प्रक्रिया चलाते हैं, आर्थिक विकास और वृद्धि निर्माण करने के लिए कई प्रकार के सिस्टम को अपनाया जाता है, जैसे कृषि नीति हो, एजुकेशन पॉलिसी हो, या बैंकिंग पॉलिसी हो, या उद्योग पॉलिसी हो। ऐसे कई प्रकार की पॉलिसियों को ठीक चलाने के लिए बैंक के पास जो उपयुक्त मात्रा में मुद्रा और बैंक की साख प्राप्त होना जरूरी होता है। वो है विनिमय प्रयोजन के आधार पर निर्भर होता है। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति देश में निर्माण करने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा अपनी अपनी राय प्रकट करके पूर्ण रोजगार की स्थिति को निर्माण करने के लिए देश में भिन्न भिन्न व्यक्तियों को मजूरी की दरों को प्रचलित करने के लिए, रोजगार निर्माण करने के लिए, देश में उत्पादन की उपलब्धता निर्माण करने के लिए कई प्रकार के प्रयोग संभवनीय होते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो ये वास्तव होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगर निर्माण करनी है तो पूर्ण रोजगार के आधार पर उस देश की नीति सबसे कारगर निर्माण करनी पड़ती है। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति ये बेरोजगारी की अपेक्षा में ज्यादा बढ़ती है। तो लोगों को रोजगार सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो रोजगार में उनके वेतन, मजदूरी, आय बड़े अच्छी मिलने लगती है। तो बेरोजगारी का स्तर निम्न होने लगता है। तो केन्स ने पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को मौद्रिक नीति के लिए आवश्यक समझा है। और पूर्ण रोजगार के आशय से केन्स यह कहते हैं कि जिस व्यक्ति को काम मिलता है, जो काम करने के लिए इच्छुक है, मौद्रिक नीति के द्वारा पूर्ण रोजगार की प्राप्ति कैसे की जाए, इसलिए प्रोफेसर केन्स आय एवं रोजगार के सिद्धांत को विकसित करने के लिए वह उनकी प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है।
बेरोजगारों को समाप्त करने के लिए, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए एवं पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए उपभोग एवं विनिमय दोनों में वृद्धि निर्माण करने का सुझाव केन्स देता है। और विनिमय में वृद्धि ब्याज दरों पर एवं पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर रहती है। तो विनियोग में वृद्धि अगर करना है, विनियोग में वृद्धि से सस्ती मुद्रा नीति निर्माण करनी पड़ती है, वो हित अपनाकर हमें मुद्रा नीति को आगे बढ़ाना पड़ता। तो मुद्रा नीति अपनाने के लिए सस्ती साख अगर मिलती है तो कई प्रकार की उद्योजकता उस देश में निर्माण होती है। सस्ती साख अगर बैंकों से मिलती है तो बड़ी मात्रा में उद्योजकता व्यापक मात्रा में देश के इर्द गिर्द खड़ी होती है। तो मौद्रिक नीति की जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस, मौद्रिक नीति के प्रणाली में लॉन्ग टर्म प्रोसेस मिलती है, तो इससे मौद्रिक नीति का उद्देश्य केवल रोजगार की प्राप्ति निर्माण करना ही नहीं होता है। तो रोजगार का स्तर आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार की सरकारें निरंतर प्रयास करती रहती है। बैंकिंग प्रणाली उस पर ज़्यादा नियंत्रण रखती है और सतत यह प्रक्रिया बैंकों द्वारा प्रभावित होती है। मौद्रिक नीति का यह उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि देश में रोजगारिता बढ़ाना या बेरोजगारी को दूर करने की सफल प्रक्रिया मौद्रिक नीति के प्रक्रिया से निर्माण होती है और संतुलित अर्थव्यवस्था उस देश में निर्माण होती है। विनिमय दर में स्थिरता निर्माण करना। जब भी अंतरराष्ट्रीय जो नेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, उसका हमारे देश में जब पतन होने लगा तो उससे विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य विनिमय दर में स्थिरता निर्माण करना यह सरकार को अनुमानित करने लगा कि इस मौद्रिक नीति को इससे विनिमय दर में स्थिरता निर्माण करने के लिए मौद्रिक नीति को दूर अगर रखे तो विनिमय स्थिरता नहीं होती है। देश में विनिमय दर में स्थिरता लाने के लिए विभिन्न देशों में भिन्न देशों में जो मुद्रा की स्फीति या मुद्रा का संकोच, इन प्रक्रियाओं का जब सामना करना पड़ता है तो स्वर्णमान का नियम क्या है, उस स्वर्णमान का नियम या मुद्रा एवं साख का प्रसार करने के लिए स्वर्णमान या स्वर्ण मुद्रा उस देश से बाहर न जाना चाहिए। जब भी मुद्रा का संकुचन होता है तो कई प्रकार की हमारे देश में कई प्रकार की मंदियां हमारे देश में देखिए। 1930 की मंदी, विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो मंदी निर्माण हुई थी वो मंदी, या हम लेटेस्ट रूप में देखेंगे 1991 की मंदी, 2008 की मंदी, 2011 की मंदी, कई प्रकार की मंदियों का दौर। अभी तो कोविड-19 का स्तर चल रहा है तो इसमें तो काफी डिफ्लेशन, बड़े पैमाने में डीप डिफ्लेशन कहते हैं, डीप डिफ्लेशन की प्रक्रिया हमारे देश में शुरू हो चुकी है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी का स्तर -23.9 हो चुका है। तो ऐसी गिरती हुई अर्थव्यवस्था में विनिमय दर को स्थिर लाने के लिए सरकार को कई प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि औद्योगिक नीति में सुधार करनी पड़ेगी, कृषि क्षेत्र में नया रिफॉर्म करना पड़ेगा, कई प्रकार व्यापक तंत्र प्रणालियों का प्रयोग करके यातायात को संभलना पड़ेगा, या कई प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो खामियां हैं उस खामियों को दूर करने के लिए रोजगार का स्तर बड़े पैमाने में बढ़ाकर विनिमय निर्माण करना पड़ेगा।
तो विनिमय यानी जो दो राष्ट्रों के बीच में या अन्य राष्ट्रों के बीच में आयात निर्यात में शांति बहाल करनी पड़ेगी, उससे मौद्रिक नीति का निगेटिव इफेक्ट न पड़ सके, इस तरह से हमें नियमित और नियंत्रित सुव्यवस्था निर्माण करने के लिए मौद्रिक नीति को ही सबसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। उससे देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तंदुरुस्त रूप में निर्माण करके, देश में औद्योगिक शांतता निर्माण करके हम देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं। उसमें विनिमय दर में भी, मार्केट में, बाजार में जो मुद्रा संकुचन की स्थिति निर्माण हुई है, वो मुद्रा संकुचन को कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार की प्रयोग सरकार ने शुरू किए हैं। जैसे कि 80 करोड़ लोगों को सस्ती अनाज दरों में जो वितरण करना, ये भी एक मुद्रा संकुचन को दूर करने के लिए एक कारगर उपाय माना जा सकता है। कई कृषि बिल सरकार ने रखे हैं, उससे भी देश की मुद्रा की संकुचन की स्थिति दूर हो सकती है। इस प्रकार से मुद्रा बाजार में विनिमय स्थिरता निर्माण करने के लिए वैधानिक विधि, जो विधियों में रिफॉर्म करना, लॉ को रिफॉर्म करना, ये भी एक बड़ा उपाय होता है। और पूंजीपतियों का विश्वास, चाहे हमारे देश से कैपिटल जो आउटसोर्सिंग नहीं होना चाहिए। जो पूंजी बाजार में पूंजीपतियों का विश्वास उस बाजार में और उस देश में निर्माण होने के लिए मौद्रिक नीति बड़ी कारगर साबित होगी। इतना यह आज का व्याख्यान यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।